हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, आज की न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हो कि हमारी टीम की तरफ से लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज रन करी जा रही है, जहां कल आपने मेरे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने ये पर्टिकुलर लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। सिमिलरली आज आपको जुड़ना है इंडियन ज्योग्राफी के सेशन के अंदर सर के साथ, जहां इंडियन ज्योग्राफी को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसी तरह से बाकी पर्टिकुलर और दिनों का शेड्यूल भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। अब आगे चले, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू अहादीस एंड परमितास। देखो, समझते आखिर क्या होते हैं ये। देखो, जब मैं बात करता हूँ पहले तो मुगल आर्मी की, तो आप सभी जानते होंगे कि मुगल आर्मी के अंदर जो उनकी मेन आर्मी थी वो तो कैवलरी थी। कैवलरी मतलब जो घुड़सवार सेना होती है, ठीक है ना। और मनसबदार एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मुगल एम्परर्स के पास इंडिविजुअल ट्रूपर्स हुआ करते थे। ठीक है, कहने का मतलब ट्रूपर मतलब एक तरह की सेना ही बोल सकते हो या फिर उनके बंदे बोल सकते हो। तो इंडिविजुअल ट्रूपर्स भी रखते थे, इनको बोलते थे क्या, जेंटलमैन ट्रूपर्स भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर अहादीस इनको बोला जाता था। तो आई होप आप समझ गए होंगे अहादीस क्या है। अब ध्यान में रखना, इनकी जो सैलरीज होती थी ना इन अहादीस की, वो अच्छी खासी सैलरी मिलती थी इनको। ऐसा नहीं कि बाकियों के मुकाबले उसी लेवल की सैलरी मिल रही है, नहीं, इनको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। प्लस ये ना एम्परर इनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करता था, इसलिए एम्परर खुद इनको रिक्रूट करता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विद रिगार्ड्स टू अहादीस, आपको जो पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, दैट इज़ वाला शूहिस। दरअसल में क्या है ना कि जो बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है, जो रॉयल बॉडीगार्ड होते हैं, उनको बोलते हैं वाला शूहिस। तो ये पर्टिकुलर वर्ड भी आप ध्यान में रखिएगा। अहादीस तो आप समझ गए, जेंटलमैन ट्रूपर या इंडिविजुअल ट्रूपर को यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वर्ड क्या है सर, दूसरा वर्ड था परमितास। सर ये क्या होता है? देखो, जब बात होती है परमितास की, दरअसल ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है इनफैक्ट। तो ये है, इसका मैं पहले मीनिंग बताता हूँ। परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा पाथ। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि पारामितास क्या होता है, तो उसका आंसर यही था, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा पाथ। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हर पर्टिकुलर रीजन के अंदर कुछ ना कुछ वर्चुअस माने गए हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना, पेशेंस के साथ काम लो, विजडम यूज करो। इस तरह के जो वर्चुअस होते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट वर्चुअस या फिर परफेक्शंस आप बोल सकते हो। अगर कहीं ना कहीं आपने इन सभी को अटेन कर लिया, ठीक है, अगर आपने इन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस किया और इनको अटेन कर लिया, तो आप बोधिसत्वा के पाथ पे चल सकते हो, या फिर जो बुद्धाहुड का पाथ है उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। इसी चीज को क्या बोलते हैं, परममितास। आई होप अहादीस और परममिता ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखो, इनमें से ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज परममिता डिस्कस किया तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसी तरह से कल श्रेणी डिस्कस किया था, श्रमनाथ डिस्कस किया था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये टर्म्स, तो आप लोग भी ट्राई किया करो कॉमेंट्स में लिखने की। अब आज का आपका होमवर्क है विष्टि। देखो, विष्टि भी यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, ठीक है ना। इसका भी आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। दामीने को, ये थोड़ा न्यूज़ में है तो ये भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो मेक श्योर कि इनका आंसर क्या है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा दीमा हसाओ पीस पैक्ट। अब सर ये दीमा हसाओ क्या है? देखो, दरअसल में ना असम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है दीमा हसाओ के नाम के। ओके सर, अब यहाँ पर ना एक ग्रुप निकला। सर ग्रुप का नाम क्या था? DNLA, दैट इज दिम्सा नेशनल लिबरेशन आर्मी। अब सर ये क्यों निकला? देखो, इनका था कि हमें ना अपनी सॉवरन टेरिटरी चाहिए, ठीक है ना। 2019 में इन्होंने इस ग्रुप को एस्टेब्लिश किया कि हमें अपनी खुद की एक सॉवरन टेरिटरी चाहिए। और इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, आर्म्ड इंसर्जेंसी लॉन्च कर दी, ठीक है ना। इन्होंने बंदूक उठा ली और इस वजह से इस चीज को लॉन्च कर दिया। अब डेफिनेटली उस वजह से काफी सारे इश्यूज हुए, ठीक है ना। अभी क्या हुआ है ना, अभी हमने एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है असम गवर्नमेंट ने, सेंटर ने, विद DNLA, ताकि एक तरह से इनको जो अपने हथियार हैं उनको नीचे डाल दो, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो संविधान है उसके उसको मान लो। ये बातें यहाँ पे दीमा हसाओ पीस पैक्ट के अंतर्गत देखने को मिली थी। तो जो भी इन्होंने कैंप्स वगैरह ऑक्यूपाई किए हुए हैं उनको ये छोड़ देंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड कर देंगे, एंड हमारी सरकार क्या करेगी, यहाँ पे डेवलपमेंट करेगी। इसी वजह से 500 करोड़ देगी असम की गवर्नमेंट, 500 करोड़ देगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे इसका डेवलपमेंट यहाँ पे इस रीजन का किया जाएगा। इसी तरह से दिम्सा वेलफेयर काउंसिल को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है ना, असम गवर्नमेंट के द्वारा,
ताकि जो यहाँ के कहीं न कहीं लोग हैं, उनके एस्पिरेशंस को हम कैसे मीट अप कर सकते हैं, उनकी कल्चर आइडेंटिटी को हम कैसे प्रिज़र्व करें, ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। साथ में ही अगर आप नोटिस करो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे फ़ोकस करेगी कहीं न कहीं जो लोग रिसाइड कर रहे हैं, जो कि नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल के बाहर रिसाइड कर रहे हैं, उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा दीमा हसाओ पीस पैक्ट के अंतर्गत देखी गई हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ ग्रुप ऑफ 7। देखो G7 मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम पहले भी डिस्कस किया था, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, पर ये बार-बार न्यूज़ में आता है तो क्विकली एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि इंडिजिनियस लोगों को इंक्लूड करना, ठीक है? यहाँ पे हमें देखा गया है यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इश्यूज़। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है, यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इश्यूज़ के अंदर कि हमें ना इंडिजिनियस पीपल को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा ताकि हम कहीं न कहीं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएँ। तो थोड़ा G7 को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखो जब बात होती है G7 की, तो आप सभी जानते हो कि पहले यहाँ पर होती थी 6 कंट्रीज़, ठीक है? कौन-सी 6 कंट्रीज़? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। फिर बाद में इन्होंने क्या कर दिया, कनाडा को भी ऐड कर दिया, तो ये बन गई G7। फिर बाद में रशिया को भी ऐड कर दिया था, तो बात बन गई बात G8 के ऊपर। फिर रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया, तो रशिया को बाहर निकाल दिया गया, फिर वापस से G7 बन गया। तो आज के टाइम जो एग्ज़िस्ट करता है, वो इस तरह से G7 एग्ज़िस्ट करता है। साथ में अगर आप नोटिस करो, तो एनुअल समिट पे ये लोग मिलते हैं, ठीक है? एक तरह की इनफॉर्मल गैदरिंग होती है नियरली 2 दिनों के ऊपर और इसकी प्रेज़िडेंसी डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशनल बेसिस। एक बार एक बन गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से यहाँ पे इसकी प्रेज़िडेंटशिप हमें देखने को मिल जाती है। इसके कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं है, ठीक है ना? और डिसीज़न जो होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया, वैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 के अंदर, ताकि उस टाइम के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, उनको डिस्कस कर पाएँ। फिर कनाडा जॉइन किया, यूरोप भी इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में रशिया हुआ, बट रशिया को बाद में निकाल दिया गया क्रीमिया रीजन के एनेक्सेशन के बाद। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो जो ईडी है ना, उन्होंने कुछ सर्च कैरी आउट किया है, ठीक है? एक एडटेक स्टार्टअप के ऊपर अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। थोड़ा समझते हैं आखिर कि ईडी क्या है, फेमा क्या है? देखो ईडी के बारे में तो पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, वो इसको एडमिनिस्टर करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। इसके हेडक्वार्टर आप सभी जानते हो, नई दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? बहुत सारे और भी इसके रीजनल ऑफिस हैं, पर जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो आपको नई दिल्ली के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं और जनरली जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट होता है, वो इसको हेड करता है, जो कि एक क्या होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का ही एक ऑफिसर होता है, ठीक है? ये ईडी के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है। अब फेमा के बारे में अगर थोड़ा देखेंगे ना, तो दरअसल में पहले एक एक्ट होता था हमारे पास फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। उसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है? ये तो स्टार्ट कब हुआ? 2000 के अंदर हमें ये पर्टिकुलर एक्ट फोर्स में आता हुआ देखने को मिल जाता है। हमने कैसे देखा कि कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस होती है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, वो हम समझ चुके हैं। तो मल्टीपल टाइम्स इसको हमने अमेंड किया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है? इसकी अगर आप कुछ की प्रोविज़न समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप नोटिस करो कि पहली बात तो ये पूरे इंडिया पे तो लागू होता ही होता है। उसके अलावा अगर मान लो कोई पर्सन इंडिया में रेज़िडेंट है, पर उसके बहुत सारे ब्रांचेज़, उसके ऑफिसेज़ इंडिया से बाहर हैं, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होता है, ठीक है ना? अगर साथ ही साथ कोई पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है और उसने कोई जो एक्ट है, वो कहीं न कंट्रोवर्शियल है, वो इंडिया के बाहर कमिट किया है, तो उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है फेमा, ये एम्पावर करता है आरबीआई को, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर कुछ रेगुलेशंस और रूल्स को इनको फ्रेम करना हो, तो वो किए जा सकते हैं, ताकि हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अच्छे से काम कर पाए। साथ में अगर आप नोटिस करो, ठीक है, जो कहीं न कहीं इनबाउंड एंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गया। कैसे इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच में जो अलग-अलग रिलेशनशिप्स हैं, ट्रेड रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो गया, उनके रिगार्डिंग कैसे वर्क करना है, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत देखने को मिल जाएँगी। तो ध्यान रखना, आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है जो कि कंट्रोलिंग रोल प्ले करती है इन फेमा, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, पेनल्टीज़ का हो गया, कैसे एनफोर्स करना है, ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं। बाकी आपने इकोनॉमी में पढ़ा है ना, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जब भी हम कहीं न कहीं दूसरी कंट्री के साथ कुछ ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, ठीक है? तो उनके ऊपर हम इसको देखते हैं, तो ये भी ट्रांज़ैक्शंस कैसे हो रही हैं, तो इसकी प्रोविज़न्स भी इसके अंतर्गत, फेमा के अंतर्गत दी गई हैं। तो यहाँ पे इसका काम क्या है, एक तरह से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फॉर्मुलेट किया है, ताकि हम एक तरह से कुछ चेंजेस कर पाएँ। कुछ भी अगर एक्सटर्नल ट्रेड को कैसे रेगुलेट करना है, फैसिलिटेट करना है, वो सारी बातें हमें यहाँ पे फेमा के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं।
दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अंजी घाट ब्रिज। समझते हैं। देखो दरअसल में ना आपको एक रिवर देखने को मिलेगी, दैट इज अंजी रिवर। जो हमारी चेनाब रिवर है ना, उसकी ये एक ट्रिब्यूटरी है। इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर हमने एक ब्रिज बनाया है, दैट इज अंजी घाट ब्रिज। और ये एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। समझते हैं क्यों। देखो आप सभी चेनाब ब्रिज के बारे में जानते होंगे ना। बहुत ही फेमस ब्रिज है क्योंकि इसको बनाना बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क था। उसी तरह से अंजी घाट ब्रिज ऐसा माना जा रहा है कि चेनाब ब्रिज के बाद ना वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ब्रिज था। ठीक है, बट फिर भी हमने इसको बनाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लोकेशन है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उस लोकेशन में ब्रिज बनाना कोई आसान बात नहीं है। तो एक बात तो समझो, ये कैसा ब्रिज है। ये एक केबल स्टेड ब्रिज है। मतलब सर यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, एक तरह के हमें यहाँ पे इस तरह से पैरेलल देखने को मिलेंगे। अब इसके थ्रू सारा का सारा ये जो केबल्स है ना, ये केबल्स के बेसिस के ऊपर ये जो ब्रिज है ये खड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, ये एक केबल स्टेड ब्रिज है। एक्चुअल में इंडिया में केबल स्टेड ब्रिज तो बहुत सारे हैं, पर केबल स्टेड ब्रिज जो रेलवे के लिए यूज करे जा रहे हैं वो ये पहली बार किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आप बात करते हो ना चेनाब ब्रिज की, वो तो आर्क ब्रिज है। आप नीचे देखा होगा इस तरह से आर्क बनी होती है, पर यहाँ पर हम आर्क नहीं बना पा रहे थे। इस वजह से हमने क्या बनाया, यहाँ पे केबल स्टेड रेलवे ब्रिज यहाँ देखने को मिला, जो कि किसका पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो इसको बनाया किसने है, इसको बनाया एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। बेसिकली कहने का मतलब ये जो केबल्स है ना, ये इस पर्टिकुलर ब्रिज को यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी इसको काफी तारीफ करी गई क्योंकि एक्चुअल में काफी ये चैलेंजिंग काम था। ठीक है, इसको अलग अलग हमने सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसकी हाइट नियरली 331 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी रिवर बेड के ऊपर, जो कि कटरा को कनेक्ट करती है विद रियासी इन कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट। इसकी टोटल लेंथ है लगभग 1300 मीटर से भी ज्यादा। ठीक है, और ये इतना अच्छा है कि 266 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हो सकती है ना, उसको भी ये यहाँ पे टैकल कर सकता है। अर्थ को एक भी अच्छी इंटेंसिटी का है यहाँ पर, तब भी ये विथस्टैंड उसको कर जाएगा। यहाँ पर इसको सपोर्ट किए गए 96 केबल्स के द्वारा, जो कि स्लोवाकिया एक कंट्री है सेंट्रल यूरोप के अंदर, लैंडलॉक कंट्री है। ये पर्टिकुलर जो केबल्स है उसके द्वारा डेवलप करी गई हैं। यहाँ पे चेनाब ब्रिज का देखो, चेनाब रिवर आप जानते हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, उस तरह से उसके प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, जो ओवरऑल बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट की। ठीक है ना, तो यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक यहाँ पे ट्रेन मूवमेंट हो सकती है, राइट। अगर कल को यहाँ पे 40 किलो एक्सप्लोजिव्स हो, उसको भी यहाँ पे विथस्टैंड कर जाएगा। तो इस तरह से डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग है। ठीक है, जैसे यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर आप लोकेटेड जानते हो, तो इस वजह से इसको मैनेज करना काफ़ी एक डिफिकल्ट टास्क था, पर डेफिनेटली हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये काम करके दिखाया है, राइट। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज फेब्री डिजीज। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये डिजीज है क्या। देखो दरअसल में ना फेब्री डिजीज क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कहने का मतलब क्या कि जीन्स के रिगार्डिंग ये डिसऑर्डर है, जो आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करता है। यहाँ पर देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका स्किन हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका ब्रेन, आपकी किडनी, आपका नर्वस सिस्टम, इस अलग अलग जगह को ये फेब्री डिजीज इफेक्ट करता है। तो सर होता क्या है दरअसल फेब्री डिजीज में। देखो फेब्री डिजीज में क्या होता है ना, कुछ फैटी सब्सटेंस आपकी बॉडी में बनने लग जाते हैं। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं इस फैटी सब्सटेंस का बनना आपकी जो बॉडी है उसको धीरे धीरे इम्पैक्ट करता रहता है। तो सर होता क्या है इसके अंदर, देखो इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर ना एक जीन है, दैट इज GLA जीन। ठीक है, ये एक तरह का डिफेक्टिव जीन है। ठीक है, तो ये जो डिफेक्टिव जीन है ना, दरअसल यही इस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करता है। तो इस डिफेक्ट की वजह से हुआ क्या, हमारी बॉडी में ना एक एंजाइम होता है, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेस ए। ठीक है ना, GLA भी इसको बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, देखो जो डिफरेंट डिफरेंट लिपिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। पर ये जो डिफेक्टिव जीन आ गया, ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर एंजाइम को इसका मतलब इस पर्टिकुलर एंजाइम की एक तरह से शॉर्टेज करवा देगा। तो अगर एंजाइम का लो लेवल हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, तो ये लिपिड का जो ब्रेक डाउन होना था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, एंड इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो इन चीज़ों का ब्रेक डाउन होता था GL3 का या और लिपिड्स का, वो नहीं हो पाता। और ये सारी चीज़ें अलग अलग सेल्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। फिर उस वजह से क्या हो जाता है, सेल डैमेज कॉज हो जाता है। ठीक है ना, अब ये डैमेज कितना होगा ये डिपेंड करता है कि ये जीन ने कितना ज़्यादा म्यूटेशन किया है। ठीक है ना, उस चीज़ों के ऊपर हमें ये इम्पैक्ट इसका देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और काफ़ी ना ये रेयर होता है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि हर किसी के अंदर हो जाएगा, नहीं।
ये काफ़ी ये रेयर डिजीज़ ही आप इसको एक तरह से मान के चल सकते हो। एंजाइम का क्या फंक्शन है वो हमने वो डिस्कस कर लिया, कैसे वो फैटी मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करता है, पर इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि ये जीन डिफेक्टिव जीन ने इसको रोक दिया है। अब सर किसको इम्पैक्ट करता है? क्या ये मेन को इम्पैक्ट करता है या वुमेन को इम्पैक्ट करता है? देखो आप सभी जानते होंगे कि वुमेन का जो वुमेन के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ, तो आप जानते हो उनका कैसे क्रोमोसोम वर्क करता है। वुमेन का होता है एक्स एक्स, मैन का होता है एक्स वाई, ठीक है ना? तो ये जो डिफेक्टिव जीन है ना, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है सर? तो कहने का मतलब बेसिकली एक्स के ऊपर करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप नोटिस करो, अगर वुमेन है, वुमेन के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, बिल्कुल सर। तो अगर मान लो एक डिफेक्टिव हो भी गया, ठीक है? तो होता क्या है ना कि जो वुमेन है, जो फीमेल है बेसिकली, तो दूसरा जो होगा वो एक तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? समझने की कोशिश करो। जैसे वुमेन के अंदर क्या है, एक्स एक्स है। अगर मान लो एक को इसने डिफेक्ट कर भी दिया, ठीक है ना? तो दूसरा जो क्रोमोसोम होगा वो एज़ अ प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करेगा। पर मेल के अंदर तो एक ही है। अगर ये डिफेक्ट हो गया तो वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है ना, इस वजह से जो ये फेब्री डिजीज़ है, वो मेन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है? फीमेल के अंदर भी होती हैं, बट मेन के अंदर ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखने को मिल जाती है। और नियरली जैसे मैं आपको बता रहा था रेयर डिजीज़ है, तो 1 इन 40,000 को इम्पैक्ट करता है। इंडिया की भी इनफैक्ट जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ है, वहाँ पर फेब्री डिजीज़ को नोटिफ़ाई किया गया है। कोई यहाँ पे क्योर नहीं है, बेसिकली मेडिकेशन ही है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको फेब्री डिजीज़ के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए, टॉपिक डिस्कस करे, उनके बेसिस के ऊपर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पाँचों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था सी माउंट, क्या ये वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म होते हैं? ठीक है? एंड साइंटिस्ट इनको हॉटस्पॉट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हमने सी माउंट का पढ़ा ही यही था, सी माउंटेन्स के बारे में, ठीक है? जो हमें देखने को मिलती है, तो बिल्कुल इसका फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। गम अरेबिक, क्या ये सूडान के अंदर फाउंड किए जाने वाले वाइल्ड ट्री से हार्वेस्ट है? देखो बिल्कुल 80-85% यहीं से देखने को मिलता है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी ट्रू हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है बिहन मेला, क्या उत्तराखंड के स्टेट के अंदर किया जाता है? द आंसर इज फॉल्स। देखो इसकी हिस्ट्री समझी थी ना हमने कैसे, कि जो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें कौंद ट्राइब देखने को मिलती है, ठीक है? उनके द्वारा ये पर्टिकुलर चीज़ हमें देखने को मिली थी, उन्होंने ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। हेमिस मोनेस्ट्री, क्या चेनाब रिवर के वेस्टर्न बैंक से रिलेटेड है? द आंसर इज फॉल्स। ये है इंडस रिवर, ठीक है? तो उसके ऊपर सिचुएटेड है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हमें लद्दाख के अंदर देखने को मिल जाती है। पांचवा ब्लू वॉशिंग, तो ये तो हमने समझा ही, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ब्लू वॉशिंग क्या होता है, तो ये बातें हमने समझी ही थी। तो ये पांचवा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अब इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर, एंड साथ ही साथ मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजीज पूछी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो एक तो था विष्टि और दामिने को, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि उनका आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स? अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।